जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दोस्तों आपका साथी टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल से जो क्लास हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, और बेसिक इलेक्ट्रिकल के हमारे यहाँ पर 7 यूनिट हो चुके हैं दोस्तों। तो 7 यूनिट मतलब 7 पार्ट को हमने यहाँ पर अभी क्लास को कवर कर दिया गया है। अब हम इसके बाद की जो क्लास है इसको कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए 36 क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन का हम इसको समझेंगे। दो तापक प्रत्येक 1000 वाट 250 वोल्ट पर निर्धारित 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस के साथ श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। तो प्रदाय में ली जाने वाली कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है SSC JEE 2008 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। अब यहाँ पर दो जो है फिलामेंट है, जिसमें एक 1000 वाट का है जिसकी रेटिंग है 1000 वाट 250 वोल्ट, 1000 वाट 250 वोल्ट। और उसमें क्या दिया हुआ है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है इसमें। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और वाटेज रेटिंग कितनी दी है 1000 वाट दी हुई है। अब इसका हम कैलकुलेशन करें तो इसके साथ श्रेणी में संयोजित किए गए हैं, मतलब ये हमने क्या किए हैं श्रेणी में सीरीज में इसको कनेक्ट किए हैं। तो प्रदाय से ली जाने वाली कुल शक्ति मतलब टोटल जो पावर है, टोटल पावर कितनी होगी ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा आपका कैसा होगा, तो इसको सबसे पहले तो दो रजिस्टर लिया हुआ है यहाँ पर। चलिए एक है R1 और दूसरा R2। अब यहाँ पर देखें तो ये 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज का लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक का है 6.25 ओम, दूसरे का भी 6.25 ओम दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर R1 और R2 का मान, R1 का मान एंड R2 का मान, ये दोनों का मान इक्वल है दोस्तों। तो जितना R1 होगा इज इक्वल टू उतना ही R2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि हीटर की जो रेटिंग देखिए तो ये दिया हुआ है 1000 वाट और 250 वोल्ट। अब यदि हम इसको फार्मूले से कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू V² अपान P होता है, ये फार्मूला है। या तो इसको इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू V² अपान R, ये इसका मेन फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को हमने क्या किया, क्या ऐसा चेंज कर दिए, मतलब यहाँ पर R का तिर्यक गुणा कर दिए तो PR इज इक्वल टू V² हो गया। इस टाइप से होगा दोस्तों। चलिए देखेंगे हम, P इज इक्वल टू V² अपान R होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको तिर्यक गुणा जब करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू V²। अब यहाँ पर हम R इज इक्वल टू V² अपान P लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला इसका बेसिक फार्मूला, ये P है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर R इज इक्वल टू V² अपान P में मान रखेंगे। तो V का जो मान हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली वो दिया है 250 वोल्ट। तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा 250, कैलकुलेशन करें तो कैसा निकलेगा दोस्तों, 250 यहाँ पर देखिए 250 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपान 1000। अब यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 250 इंटू 250 अपान 1000 हो जाएगा। तो इसमें एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 से काटें तो 5 दूँगा 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काटें यहाँ पर तो कैलकुलेशन तो 25 5 125 होता है, तो 125 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन करेंगे 2 छक 12 होता है, 2 दूआ 4 और यहाँ पर निकलेगा 2 पंचे 10, मतलब 62.5 ओम। कितना निकलेगा दोस्तों, 62.5 ओम। अब हमारे पास टोटल जो रजिस्टेंस का मान है R का मान 62.5 निकल चुका है। अब क्या करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो हमारे पास R1 प्लस R2 दिया हुआ है, तो 6.25 प्लस 6 ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस 6.25 ये दिया है टोटल, तो कितना आ जाएगा 125। यहाँ पर कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं।
तो हमारा जो है ये 62 पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो 62 लिखा है यहाँ 62 पॉइंट है ये, तो 62 पॉइंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125। तो 125 अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान निकल चुका है, तो हमारे पास 125 ओम रेजिस्टेंस का मान निकल गया है। अब क्या करेंगे हमें पावर ज्ञात करना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। इसी फार्मूले में मान रखेंगे तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 125, तो हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 दूआ 10, 5 25, ये हो जाएगा 5 25, तो ये हो जाएगा 25 दूआ 50, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 2, तो 250 गुणित क्या हो जाएगा 2, तो 250 गुणित 2 करेंगे तो 500 वाट, ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि द करेंट टी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शो गिवन बिलो, तो नीचे दर्शाए गए विद्युत परिपथ में आई करेंट कितनी है। चलिए इसमें 2 एम्पियर एंट्री कर रहा है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 एम्पियर निकल गया, तो 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर हो गया, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर है। अब ये 3 एम्पियर बचा, 3 एम्पियर यहाँ से निकल गया, तो 3 एम्पियर यहाँ से निकल गया, तो 3 एम्पियर में 3 एम्पियर माइनस यहाँ पर 1.3 एम्पियर निकल गया, तो अब यहाँ से 1.3, अब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम दोस्तों। कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, देखिए 3 एम्पियर 3 पॉइंट इसको 0 लिखेंगे हम एम्पियर। अब इसमें 1.3 एम्पियर को बाहर निकाल दिए, तो 1.3 एम्पियर, ठीक है, 1.3 एम्पियर बाहर निकल गया, तो हमारे पास बचेगा कितना दोस्तों। अब यहाँ 10 है, 10 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 7, 10 हम लोगों को 10 से कैसा रहेगा। अब यहाँ से 2, यहाँ से निकल गया 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो 1.7 एम्पियर यहाँ पर चला गया। तो आपको यहाँ पर जो है 1.7 एम्पियर प्राप्त होना चाहिए। चलिए कैसे, ये देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है, तो लास्ट में आंसर जो निकला आई का मान कितना निकला 1.7 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से समझ में आ गया आपको। कैलकुलेशन इस टाइप से किया जाता है, मतलब कि आने वाली धारा जो होती है, आने वाली धारा ये होती है पॉजिटिव प्लस में होती है, और जाने वाली जो धारा है, जाने वाली धारा ये नेगेटिव में होगी। तो जो सर्किट में इंटर कर रही जो करंट होगी वो पॉजिटिव में होगी, जो बाहर निकल रही है, जैसे ये बाहर निकल रही है, जैसे ये 1 एम्पियर बाहर निकल रही, तो उसको उससे घटा देंगे, तो ये हो जाएगी माइनस में, नेगेटिव में। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों 1.7 एम्पियर, ठीक है। इस टाइप से इस नेटवर्क के क्वेश्चन को आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है। 1 वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है और इसके टर्मिनलों पर 10 वोल्ट है, तो लोड पर अधिकतम कितने विद्युत का अंतरण किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लोड पर जितने विद्युत का अंतरण किया जा सकता है, इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आर आई कितना दिया दोस्तों, आर आई हमारे पास दिया है 10 ओम। उसके बाद टर्मिनल पर जो लोड दिया है वी का मान वो दिया है हमारे पास, आर एल लोड जो दिया है दोस्तों, आर एल लोड दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। अब कितनी विद्युत का अंतरण किया जा सकता है अधिकतम लोड पर, तो लोड हमें पता करना है। तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपन आर एल होगा, क्योंकि ये आर एल लोड इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। यदि आप थ्योरम पढ़े हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात की जा रही है। तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या होता है कि ये जो आर एल लोड है वो सोर्स लोड के बराबर होता है। कहने का मतलब
लोड जो रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल में होता है, इसीलिए उसको RS लिखा जाता है। तो ये जो की पॉइंट है इसे कहेंगे हम की पॉइंट, और ये जो की पॉइंट है इस की पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अब यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो P इज इक्वल टू V²/RL हो जाएगा। अब यहाँ पर RL की जगह RS का भी मान रख सकते हैं, तो हमारे पास तो दिया हुआ है। चलिए, हमारे पास V का मान कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? V का मान हमारे पास दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास V का मान दिया हुआ है। अब हमारे पास ये देखेंगे कि RL का मान कितना दिया हुआ है, तो RL का मान भी हमारे पास 10 वोल्ट ही दिया है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो मान कैसा रखेंगे हम यहाँ पे 10 × 10/4 × 10, तो एक 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स कट जाएगा ये, तो P का मान जो निकलेगा हमारा 2.5 वाट निकलेगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें किरचॉफ के सिद्धांत, देखो किरचॉफ का प्रवाह सिद्धांत कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसे स्टार लगा लीजिए। तो किरचॉफ का प्रवाह सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ये है, संधि स्थान पर वास्तविक विद्युत प्रवाह धनात्मक होता है। ऑप्शन भी दिया है, संधि स्थान पर मिलने वाले प्रवाह का इब्रानी जोड़ शून्य होता है। ऑप्शन सी दिया है, संधि स्थान में कुछ प्रवाह प्रवेश के लिए बगैर कोई भी प्रवाह संधि स्थान छोड़ नहीं सकता। एंड ऑप्शन डी दिया है, संधि स्थान पर मिलने वाले प्रवाह का कुल जोड़ शून्य होता है। अब किरचॉफ का करंट नियम जो है, हम केसीएल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो केसीएल में जो इसका सिद्धांत जो है वो होता है, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी जंक्शन पर, इट मीन्स इस टाइप का डायग्राम बनता है, यहाँ पर इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये इस टाइप से ये इसका मान होता है। अब यहाँ पर यदि इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किसी संधि पर मिलने वाले प्रवाह का कुल जोड़ शून्य होता है। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है, किरचॉफ का केसीएल का जो नियम है ये वही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए वो कैसे होता है, अब इसके नियम को यदि हम समझेंगे तो नियम क्या कहता है, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी जंक्शन में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम क्या होता है दोस्तों? इसका 0 होता है। इट मीन्स टोटल सम ऑफ करेंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके लिए लेकर आए हम। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत के अनुसार नेटवर्क के कोई भी बंद लूप में IR हास और EMF का जोड़ हमेशा होता है। तो IR हास मतलब कि समेशन IR, और EMF कहने का मतलब समेशन EMF। तो ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इसे जानेंगे। क्वेश्चन जो है किरचॉफ का वोल्टेज नियम की बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि KVL के अनुसार, नेटवर्क के कोई भी लूप में सभी जो IR लॉस है और EMF का जोड़ हमेशा क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें, ऋणात्मक, धनात्मक, ऑप्शन सी दिया बैटरी के EMF द्वारा निर्धारित, और ऑप्शन डी दिया है 0। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम, KVL का नियम कहता है कि समेशन IR प्लस समेशन EMF इज इक्वल टू 0। अब ये जो फार्मूला है ये KVL के लिए
ये केवीएल का नियम है, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो ये जो समेशन आई आर है, इसका मतलब होता है कि किसी भी बंद लूप में सभी आई आर लॉस और समेशन ईएमएफ, मतलब टोटल जो ईएमएफ का जो योग है वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा होता है ज़ीरो, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में ज़ीरो लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, ये नियम क्या है, केवीएल का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद जो लूप है में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है इसी को समेशन आई आर कहा जाता है, वोल्टेज ड्रॉप, तथा ईएमएफ का बीजगणित योग शून्य होता है, प्लस ईएमएफ, तो ये ईएमएफ हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो बीजगणित योग होता है ये शून्य होता है। और किरचॉफ करंट का जो नियम है दोस्तों, केसीएल का जो नियम है वो उसका नियम यह है कि जंक्शन के पास आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। और इस किरचॉफ वोल्टेज का जो नियम है, इस वोल्टेज का नियम में भी ज़ीरो ही होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणित योग शून्य होता है। तो ये हमें याद रखना है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किरचॉफ विद्युत प्रवाह नियम केवल किसके लिए लागू होता है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन अ नेटवर्क, क्लोज लूप इन अ नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी दिया है। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है अर्थात केसीएल का जो नियम है ये किस पर एप्लीकेबल है, नेटवर्क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नेटवर्क में, मतलब जंक्शन इन अ न्यू नेटवर्क। ठीक है, जंक्शन इन अ नेटवर्क। इट मीन्स किरचॉफ का जो करंट लॉ है केसीएल जो एप्लीकेबल होता है वो जंक्शन इन अ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में संधि स्थान में लगता है। तो इसका जो नियम होता है ये है, किरचॉफ का करंट का नियम नेटवर्क के अनुसार जंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम होता है वो क्लोज्ड लूप के लिए होता है। तो केसीएल जो है ये जंक्शन के लिए, ठीक है, या इसको संधि कहा जाता है, संधि के लिए या जंक्शन के लिए। और केवीएल जो है ये होता है क्लोज्ड लूप के लिए, ये किसके लिए होता है, लूप के लिए होता है। तो केसीएल हो जाएगा जंक्शन के लिए और केवीएल हो जाएगा लूप के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। किरचॉफ का वोल्टेज सिद्धांत इससे संबंधित है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। ये DSSB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया है 4 ऑप्शन कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इसमें जंक्शन करंट ऑप्शन बी दिया है, बैटरी ईएमएफ ऑप्शन सी दिया है, आईआर ड्रॉप, एंड ऑप्शन डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो इसमें आपको पता है किरचॉफ को जो वोल्टेज नियम होता है केवीएल, ये एप्लीकेबल होता है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब समेशन आईआर प्लस ईएमएफ। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने देखा है। तो ये जो है ये क्वेश्चन होता है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी दोनों हो जाएगा। तो बी में क्या दिया हुआ दोस्तों, यदि हम देखें तो बी में दिया है आईआर ड्रॉप, और डी में क्या दिया है, इसमें देखेंगे बी और सी। तो बी में क्या दिया है, बैटरी का ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ है और आईआर ड्रॉप ये दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा कथन केवल प्रतिरोधों के लिए होता है या प्रतिरोधों के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू रेजिस्टेंस ओनली। तो इसमें होता है ये विभव के अचानक परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज का कभी अपोज करते हैं। ऑप्शन भी दिया है ये ऊर्जा भंडारण युक्तियों के रूप में कार्य करते हैं।
मतलब एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या रेजिस्टेंस काम करते हैं? बिल्कुल गलत है। ये वांछित शक्ति का क्षरण कर सकते हैं। ये मतलब कि दे कैन डिसिपेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर, मतलब ये शक्ति का क्या क्षरण करते हैं? डिसिपेट करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, चौथा क्या दिया है? नन ऑफ द एबो, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का काम ही है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी होता है प्रतिरोध, मतलब इसका काम ही है बाधा उत्पन्न करना, सर्किट में बाधा उत्पन्न करना। तो जब इसका काम है सर्किट में बाधा उत्पन्न करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं वांछित शक्ति का क्षरण करने वाला है, मतलब पावर को लॉस करने वाला है। पावर लॉस करने वाला काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम यही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में यदि हम जाने तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस परिपथ में पावर डिसिपेट करता है, मतलब कि पावर का क्षरण करता है, शक्ति का क्षरण करता है। तो शक्ति के क्षरण करने का काम रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर है दोस्तों? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइट फैन एंड सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड ऑन द सब सर्किट। तो एक उप परिपथ में सब सर्किट में जोड़े जा सकने वाले प्रकाश, पंखा, सॉकेट के बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि एक सब सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होना चाहिए और 800 वाट का लोड होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स और 800 वाट का लोड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है घरेलू कनेक्शन के लिए, मतलब कि लाइट लोड के लिए। लाइट लोड के लिए, पावर लोड के लिए अलग है दोस्तों, ये है लाइट लोड के लिए। तो लाइट लोड के लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कितने पॉइंट हो जाएंगे? 10 पॉइंट्स। और लोड कितने का होगा? 800 वाट का। तो ये लाइट लोड के लिए दोस्तों। अब यदि हम बात करें पावर लोड के लिए, तो पावर लोड की यदि हम बात करें तो पावर लोड में मैक्सिमम जो है 3000 वाट का लोड होगा। मैक्सिमम 3000 वाट का लोड होगा और इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स होंगे वो 2 पॉइंट्स होंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में टोटल करंट कितनी है हमें बताना है। तो इस सर्किट की जो करंट है टोटल, इसमें I4 का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आने वाली धारा कौन सी हो जाएगी? आने वाली, चलिए इसको क्लियर करता हूँ मैं। आने वाली धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस, और जाने वाली धारा मतलब बाहर की ओर जाने वाली, ये अंदर की ओर आने वाली धारा और ये बाहर की ओर जाने वाली धारा। तो बाहर की ओर जाने वाली धारा क्या होती है? माइनस। ये 2 की पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे। स्टार्टिंग में इंटर किया I2 का मान 2.5 एम्पियर है, ठीक है। अब यहाँ से I1 करंट भी आ रही है और इधर से I4 करंट भी जा रही है। अब यहाँ से ही जो करंट है 2 एम्पियर निकल रही है। चलिए सबसे पहले तो करंट जो आ रही है, इंटर कर रही है, उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल जो करंट है हम I4 को निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये I1 और I2 करंट को हमें ऐड करना होगा क्योंकि वो इंटर कर रही है। तो I1 प्लस I2, ठीक है, दोनों इंटर कर रही है। अब यहाँ पर I3 को देखते हैं और I3 बाहर निकल रही है और I4 भी बाहर निकल रही है। तो I3 प्लस I4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। I1 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? I1 का मान 4 एम्पियर दिया है। I2 का मान कितना दिया है? 2.5 एम्पियर दिया है।
I3 का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, और I4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 2.5, तो ये हो जाएगा 6.5 एम्पियर, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये I4 जैसा का वैसा हो जाएगा दोस्तों। अब यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास I4 का मान कितना आ जाएगा, 4.5, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 6.5 -2 किया इंटू I2, ये I4, इसका हो जाएगा 4.5, तो ये I4 का मान निकल जाएगा। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करके आप मान निकालेंगे इस डायग्राम के अनुसार दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा I4 का मान 4.5 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 46, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, एक जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट के बीजगणितीय योग बराबर होते हैं। तो मालूम है आपको क्वेश्चन नंबर 46 में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज एन राइट आंसर। कैसे, क्योंकि ये केसीएल का नियम है, किरचॉफ करंट का नियम है, केसीएल का नियम है, और केसीएल का नियम ये कहता है कि जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको पता चल गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि एक बल्ब जो है 220 वोल्ट का है और 200 वाट का बल्ब है, और एक बल्ब है 220 वोल्ट का 100 वाट का बल्ब, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट है, 100 वाट का बल्ब। तो 220 वोल्ट सप्लाई से ये श्रेणी से जुड़ा हुआ है। इसको हम कैसे जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं, इसको हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब इसे हम जब सीरीज में कनेक्ट किए हैं डियर फ्रेंड, तो अब हमें करना क्या है कि ये हमने बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट तो कर दिए हैं, तो उनके द्वारा उपयुक्त जो है पावर कितनी होगी, हमें पावर ज्ञात करना है, मतलब P का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास P1 का मान दिया है 200 वाट, दिया 200 वाट, कहाँ पर दिया है, ये P1 का मान है, इसे क्या कहेंगे हम, P1 का मान, ठीक है। P2 का मान हमारे पास कितना दिया है, 100 वाट। P2 का मान कितना दिया दोस्तों, 100 वाट। अब तो यहाँ पर देखेंगे V1 का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट, V2 का मान 200 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। V2 का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट। अब यहाँ पर 220 वोल्ट और 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम कैलकुलेशन करेंगे तो P इज इक्वल टू V²/R होता है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस बेस्ड पर बहुत से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस बेस्ड पे। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू V²/R हो गया। यहाँ पर हम R को मान निकाल लेंगे, तो ये PR हो जाएगा इज इक्वल टू V² हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। अब V² का मान, V का मान हमारे पास दिया है और P का भी मान दिया है दोस्तों। तो हम कैलकुलेशन करके सबसे पहले वाले का मान निकाल लेंगे, ठीक है, सबसे पहले वाले का। तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर/P1 हो जाएगा। तो V1 का जो मान है वो 220 का वर्ग हो जाएगा और P1 का मान है 200, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर इसका मान 200 में, तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 0 से दूसरा, तो 22 दूआ कितना होता है, 44। तो 22 दूआ 44 होता है तो दोस्तों 484 हो जाएगा, 22 का वर्ग। 21 का 441 होता है, तो 22 का कितना होता है, 484। तो ये 22 का वर्ग हो जाएगा। अब जिसे हम नीचे 2 लिखा है, 2 से कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास R1 का मान निकल जाएगा, ठीक है, 242 ओम। R1 का मान निकल जाएगा 242 ओम। अब वैसे ही हम R2 का भी मान निकालेंगे दोस्तों। तो R2 का भी मान इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 220 का वर्ग अपन 100 कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 का मान जो हमारे पास निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 484। अब यहाँ पर ही 484 निकल गया।
यहाँ पर जो निकला है मान, ये कितना निकला है दोस्तों, 242 निकला है, और ये निकला है R2 का मान 484, मतलब R1 इज इक्वल टू 242 ओम और R2 का मान निकलेगा 484 ओम। ये इतना मान निकलेगा दोस्तों। अब यदि हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है डियर। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे तो 242 और 284, ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास निकल जाता है 726 ओम। ये R इक्विवेलेंट का मान है, R इक्विवेलेंट का मान है। अब हमें टोटल पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान R। हम मान रख देंगे V स्क्वायर का 220, R का मान टोटल हमारे पास निकल गया है 726। कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल पावर निकल जाएगी हमारे पास 66.66। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज 9 एम्पियर if the current leaves the junction from 3 different paths having the same resistance, the current leaving from any one of the path will be। मतलब एक जंक्शन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक जंक्शन में प्रवेश धाराओं का योग 9 एम्पियर है। अगर धारा जंक्शन में 3 अलग अलग रास्तों से निकलती है, ठीक है, तो जिनका एक ही प्रतिरोध है, तो किसी एक रास्ते से निकलने वाली धारा कितनी होगी, इस टाइप से बता रहे हैं। तो इंटर करने वाली और निकलने वाली 3 है। इंटर करने वाली एक धारा है, यहाँ से इंटर कर रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने वाली 3 जगह है। इस टाइप से बात की जा रही है, ठीक है। तो 3 अलग अलग रास्तों से निकलती है जिनका एक ही प्रतिरोध है। मानकर चलिए इसका प्रतिरोध 3 एम्पियर है, इसका भी 3 एम्पियर, इसका भी 3 एम्पियर, इसका भी 3 एम्पियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, निकलने वाली धारा कितनी होगी। तो अब ये बात हमें अब कैसे समझेंगे हम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उत्तराखंड जेई में पूछा गया है, सॉल्व करेंगे तो एक जंक्शन में प्रवेश धाराओं का योग कितना है, 9 एम्पियर है। तो 9 एम्पियर की धारा हम यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं। अगर धारा जंक्शन में 3 अलग अलग रास्तों से निकलती है जिनका प्रतिरोध एक ही है, तो किसी एक रास्ते से निकलने वाली धारा कितनी होगी, 3 एम्पियर होगी। कैसे होगी, चलिए यहाँ से निकलने वाली धारा कितनी हो गई, 9 एम्पियर। अब कुछ करंट यहाँ पर 3 रास्ते से निकल रही है, तो ये 9 एम्पियर निकलेगी, तो ये 3 एम्पियर होगी, ये 3 एम्पियर होगी, ये 3 एम्पियर होगी। 3 का 3, 3 दूचे 3 तिया 9, तो ये 9 एम्पियर की करंट इस तरीके से यहाँ से निकलेगी। इसीलिए दोस्तों ये 9/3 करेंगे तो 3 एम्पियर आराम से निकल के आ जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। यदि निकिल कॉइल का 50 डिग्री सेल्सियस पर 13 ओम प्रतिरोध है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का तापमान 0.006 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो टोटल RT इज इक्वल टू किससे निकालेंगे, R0, ये R0 है दोस्तों, 1 प्लस अल्फ़ा 0T, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में मान रख के निकालेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हमें निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, मतलब R0 निकालना है। तो R0 निकालना है, हमारे पास RT का मान दिया है 13, R0 हमें निकालना है। तो हम इस फार्मूले से, ये फार्मूला है दोस्तों, इसका मैं आपके सामने लिख देता हूँ स्क्रीन पर। R0 1 प्लस अल्फ़ा 0T। अब ये R0 को इधर लाएंगे तो R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं।
तो R0 को कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो इस टाइप से आ जाएगा। RT का मान हमारे पास कितना दिया है, चलिए RT का जो मान है, RT का मान दिया दोस्तों हमारे पास। अब ये जो RT का मान दिया है, ये RT का मान है 13। R0 का मान हमारे पास फाइंड आउट करना है। चलिए कैलकुलेशन में मान रखते हैं हम। अब यदि हम कैलकुलेशन में मान रखें तो हमारे पास मान किस टाइप से निकलेगा कि ये जो RT का जो मान है ये 13 रखेंगे, R0 जैसा का वैसा रहेगा, 1 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अल्फ़ा नॉट का मान, अल्फ़ा 0 का जो मान है वो कितना दिया है, ये दिया है अल्फ़ा का मान, ठीक है। R0 का मान कितना दिया, RT का मान कितना दिया है दोस्तों 13, ये RT का मान है 13 ओम। R0 का मान हमें फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा का मान 0.006 रखेंगे और T का मान कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, ये T का मान हो जाएगा। तो R0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो 13/1 प्लस 0.3। तो अब ये जो 0.3 है इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 13/1.3 हो जाएगा। तो R0 का जो मान निकलेगा वो निकल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 13 है और 1.3 है, तो ये 13 को इधर करेंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा, तो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। R0 का मान हो जाएगा 10। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम से निम्नलिखित पर लागू होते हैं। अब ये किरचॉफ लॉ जो है ये निम्नलिखित में किस पर लागू होते हैं, केवल डीसी सप्लाई पर, केवल सर्किट विथ रेक्टिफाइड एसी सप्लाई, या बोथ एसी एंड डीसी दोनों, या एसी सर्किट ओनली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो किरचॉफ का नियम है ये एसी और डीसी दोनों पर अप्लाई किया जाता है। इस पर भी अप्लाई होगा, उस पर भी अप्लाई होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। किरचॉफ का नियम एसी और डीसी परिपथ दोनों पर लागू होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, ये फर्स्ट हो गया। द्वितीय नियम क्या है, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा आई और प्रतिरोध का गुणनफल इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, ड्रॉप होता है, और उसी परिपथ पर विभव का बीजगणित योग जो है उस जोड़े जाने पर शून्य होता है। तो ये केवीएल और केसीएल का नियम है, याद रखिएगा दोस्तों। एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसके बाद की जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। इतने क्वेश्चन आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में भी आया हूँ दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चनों का कनेक्ट हम जो है एक पूरा पैकेज लेकर आने वाले हैं। और व्यापम सब इंजीनियर के जो एग्ज़ाम है, और व्यापम सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेसिक से क्वेश्चन है जो बनते नहीं। ऐसे क्वेश्चन को कवर करना हमारा काम है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।